Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends and students. I am Munib Khan and I am here to teach you chemistry. Today we are going to start class 9 chemistry course from chapter number first, fundamental of chemistry. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कुछ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में. फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री मीन बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री. तो इस चैप्टर में हम बुनियादी जो टॉपिक्स है, टर्मिनोलॉजीज़ है, इसके बारे में बात करेंगे. किसी भी चीज़ का बुनियाद और बेस जो है वो क्लियर एंड स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है. इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम काफ़ी डिटेल से पढ़ें इंशाल्लाह. और बिफोर स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी बेसिक. आई मीन लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द वर्ड साइंस, because chemistry is the branch of science. So first we should know about the word science, that what is science. So साइंस को जो है हम आज पढ़ेंगे, और साइंस की हिस्ट्री के बारे में और मॉडर्न साइंस के बारे में. ये तीन टॉपिक से आज के वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में बात करेंगे. साइंस के बारे में, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड मॉडर्न साइंस एंड इट्स कैटेगरीज. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम साइंस. फर्स्ट वर्ड इज साइंस. सो science. Actually, science is derived from a Latin word. Latin word scientia, which mean knowledge. इसका मतलब है, इसका मीनिंग है knowledge. So what type of knowledge it is now? So it is the type of knowledge, it is that type of knowledge which is gained through observation and hypothesis and experimentation. साइंस वो नॉलेज है, वो इल्म है जो हासिल होता है किसी से, ऑब्जर्वेशन से, हाइपोथेसिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से. इन तीनों से जो नॉलेज हासिल होता है इसको हम साइंस कहते हैं. अगर हमें यहाँ पर बात करूँगा हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाएगी. लेकिन हम जो है सिर्फ नॉलेज के बारे में बात करते हैं कि इन चीज़ों से जो नॉलेज हासिल होता है वो क्या कहलाता है, वो साइंस कहलाता है. और सपोज़ अगर हम जनरल एग्जांपल ले लें हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की, तो मतलब यहाँ पर हम मिसाल ले सकते हैं फ़ोन की. अगर आपके पास, आपके हाथ में जो है एक फ़ोन है, वो अचानक जो है शट डाउन हो जाता है, तो आपके जहन में फ़र्स्ट एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्यों ऐसा हुआ. फिर आप जो है आपके जहन में कियास जो किस जिसे कहते हैं, हाइपोथेसिस सबके जहन में अराइज़ होता है कि हो सकता है इसका बैटरी जो है वो डेड हो चुका हो, या इसकी जो मतलब आईसी है वो ख़राब हो चुकी हो. तो ये कियास आपके जहन में आते हैं कि मतलब ऐसा हो सकता है. अब ये जो है ट्रू भी हो सकते हैं, फॉल्स भी हो सकते हैं. तो फिर आप जो है तीसरे नंबर पर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं. आप इसकी जो बैटरी है वो आप चेंज करते हैं और आप देखते हैं कि आपका मोबाइल काम करना शुरू कर देता है. तो इट्स मीन कि आपका हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू था और वो ट्रू साबित हो गया. तो ये थी जनरल मिसाल जो मैंने दी आपको. मतलब इससे जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. फिर अगर आप चाहते हैं कि हम हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में पढ़ें, तो आप मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस देख सकते हैं. हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन गूगल से भी आप जो है मतलब मदद ले सकते हैं, तो आपकी कंसेप्ट इस पर क्लियर हो जाएंगी. क्योंकि यहाँ पर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम जो है जस्ट साइंस के बारे में बात करते हैं, और यहाँ पर हम जस्ट नॉलेज की बात करते हैं. इन चीज़ों से जो नॉलेज हासिल होता है हम जो है इसको क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. अब अगर आप चाहें तो मतलब आई थिंक क्लास 9 बायोलॉजी के बुक में भी सेकंड चैप्टर में ये चीज़ मौजूद है, हाइपोथेसिस एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्लूजन, सॉल्विंग ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सॉल्विंग ए साइंटिफिक प्रॉब्लम. वहाँ से भी आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में. लेकिन यहाँ पर हम जस्ट नॉलेज की बात करते हैं कि नॉलेज जो है क्या चीज़ है. मतलब वो नॉलेज जो इन चीज़ों से हासिल होता है इसको हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं. लेट्स एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल्स. साइंस के और एग्जांपल की मदद से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं.
अगर हम देखें तो हर तरफ आजकल जो है साइंस मौजूद है और हज़ारों मिसालें आप जो है देख सकते हैं इसके। इनमें से कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पर जो है आपको सिंपल एग्जांपल यहाँ पर जो है देता हूँ कि फर्स्ट नंबर अगर हम देखें, सबसे आसान एग्जांपल जो है वो डे एंड नाइट। डे एंड नाइट का अगर हम बात करें, लाइक डे एंड नाइट क्या है? डे जो है चेंज होता है नाइट में, नाइट जो है चेंज होता है वापस जो है डे में। तो इस तरह क्यों होता है? आपने भी ऑब्ज़र्व किया है कि डे चेंज होता है नाइट में, नाइट चेंज होता है क्या है नाइट में, और नाइट चेंज होता है डे में। तो इसके पीछे भी रीज़न है। इस तरह सीज़न चेंज आते हैं, मुख्तलिफ सीज़न चेंज, समर एंड विंटर एंड विंटर एंड समर जो है ये सीज़न चेंज आते हैं मुख्तलिफ किस्म के। ये इसके पीछे जो है क्या है, रीज़न्स है। साइंटिस्ट ने उस रीज़न को फाइंड आउट किया है, नॉलेज को जो है गेन किया है। तो इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? मतलब हम साइंस कहते हैं। लाइक साइंटिस्ट ने बताया है कि मतलब साइंटिस्ट ने रिसर्च करके ये प्रूव किया है कि ज़मीन जो है अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है, तो इस वजह से डे एंड नाइट चेंज जाते हैं। और जब ये एज सन के गिर्द घूमती है, चक्कर लगाती है, तो इस वजह से क्या होता है? इस वजह से सीज़न चेंज आते हैं। तो ये नॉलेज जो है इसे हम क्या कहते हैं? इस नॉलेज से जो नॉलेज गेन हो गया है तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन की साइंटिस्ट ने, इसके बाद जो है एक्सपेरिमेंटेशन किए और जिससे जो नॉलेज हासिल हो गया इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरा मिसाल ले लें, आसान सा एग्जांपल हम वाटर की ले लें, वाटर बॉयलिंग की। वाटर बॉयलिंग, हम वाटर को ऑब्ज़र्व करते तो ये जो हम आग पर इसके पीछे जो है आग लगाते हैं, तो ये जो है क्या हो जाता है? आफ्टर अ लिटिल टाइम ये जो है बॉयलिंग शुरू कर देते हैं करता है। तो ये जो है इसकी बॉयलिंग हम ऑब्ज़र्व करते हैं, लेकिन साइंटिस्ट ने जो है प्रूव किया है और एक्सपेरिमेंटेशन से प्रूव किया है कि ये जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होते हैं। अगर आप थर्मामीटर ले लें और इसमें रखें तो आपको भी जो है एग्जैक्टली ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही जब बॉयलिंग शुरू करें तो आपको टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही मिलेगा। तो ये नॉलेज जो गेन हो गया, मतलब ये जो नॉलेज हो गया है साइंटिस्ट ने प्रूव किया है, और ये नॉलेज जो है ये मतलब बॉयलिंग का जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है, ये नॉलेज, ये क्या कहलाता है? ये साइंस है हमारे साथ। इसके अलावा अगर हम मिसाल ले लें, एक और मिसाल, हम जो है अपने इन्वायरमेंट से ही मिसालें इसलिए मैं देता हूँ क्योंकि ये सिंपल मिसालें हैं। अगर हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स लेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं जो है सिंपल से सिंपल एग्जांपल लेने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में ये बात आ जाए। क्योंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बेसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंशाल्लाह हम सिंपल से कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएंगे। जब आप सिंपल को समझोगे तो आप जो है कम्प्लेक्स को भी फिर आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेन साइकिल की, तो रेन साइकिल की अगर हम बात करें तो अगर हमने कभी नोट किया है, ऑब्जर्व किया है, तो मैदानी इलाकों में इतना बारिश नहीं होता जितना जो है माउंटेन्स में होता है। वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती है और यहाँ पर मैदानी इलाकों में कम होते हैं। अब इसके भी एक रीज़न है, जिस तरह एक थ्योरी है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है और जब ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। इट इज़ जस्ट जोक, बट मैदानी इलाकों में कम बारिश होती है और पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा होती है। अब साइंटिस्ट ने इसके भी रीज़न फाइंड आउट किए, एक्सपेरिमेंटेशन किए, और इनसे जो नॉलेज हासिल हो गया इसको हम साइंस कहते हैं। किस तरह कि माउंटेन्स की तरफ जब हवाएं जाती हैं तो वहाँ पर इसकी टेम्परेचर कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाती है, कूल हो जाते हैं, और उसके बाद कंडेंसेशन ज़्यादा होते हैं और प्रेसिपिटेशन ज़्यादा हो जाते हैं। अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये प्रोसेस होते हैं। और फिर जो है बाद में जब ये नीचे आते हैं मैदानी इलाके की तरफ तो इसकी बरक्स होता है कि ये चीज़ें जो है मतलब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से हवाएं जो है ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, इसके बाद उतना कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन नहीं होता, इस वजह से यहाँ पर बारिशें कम होती है। अब ये नॉलेज जो है क्या है? ये नॉलेज जो प्रेसिपिटेशन अच्छा होता है और कूल डाउन हो जाता है, ये एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो है हमें मिले, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटेशन किए। तो इस नॉलेज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन से के बाद ये सब चीज़ें जो है हमें मिले हैं और साइंटिस्ट ने इसके बाद जो है इसको जो है गेन किया है। तो इसको जो है क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं इस नॉलेज को। तो ये थी कुछ एग्जांपल जो हमने यहाँ पर जो है सिंपल एग्जांपल ले लिए ताकि जो है आप समझ सके, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो इसलिए मैं सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में। हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है वो
क्या है। तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ साइंस के बारे में बात करें तो हिस्ट्री ऑफ साइंस इज़ क्वाइट कम्प्लिकेटेड एंड लेंथी टॉपिक है ये। इसको 15 to 20 मिनट के वीडियो में हम कवर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर हम कुछ ज़रूरी बातें रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ साइंस डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ पर हम ये बात कहें तो गलत ना होगा कि जब से इंसान ने ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ किया तो उस वक्त से लेकर साइंस जो है शुरू हो गया था। उस वक्त से साइंस शुरू हो गया था, क्योंकि इंसान हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता था और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हर चीज़ से फ़ायदा लेने की कोशिश करता था, मतलब हर चीज़ को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता था। इसके अलावा बाकायदा तौर पर जब साइंस का आगाज़ हुआ वो सुमेरियन सिविलाइजेशन से हुआ। सुमेरियन सिविलाइजेशन मुख्तलिफ़ किस्म के सिविलाइजेशन गुज़रे हैं। सुमेरियन जो सिविलाइजेशन थी उन्होंने क्या किया था, एक तो नंबर सिस्टम को डेवलप किया। नंबर सिस्टम, मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर को काउंट करना शुरू किया, इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को काउंट करना शुरू किया। इसके अलावा इस जो है वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। एस्ट्रोनॉमी में वो सितारों को बहुत ज़्यादा गौर से देखते थे और ये नोट करते थे, ऑब्ज़र्व करते थे कि कुछ सितारे ऐसे भी है कि बहुत जल्दी गायब होते हैं, और बाद में पता चला कि वो सितारे एक्चुअली नहीं थे, वो सियारे थे। इसके अलावा इसके बाद जो सिविलाइजेशन आई वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उन्होंने ज्योमेट्री में बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा अगर हम बात करें कौमी समूद और कौमियात की, जिसकी तारीख़ जो है बताया जाता है कि 4000 साल पुरानी तारीख़ है इसकी, तो कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र है कि वो लोग पत्थरों से और पहाड़ों से जो है मकानात तराशते थे और तामीर करते थे, और मैदानी इलाकों पर भी वो बहुत से तामीरात और इमारतें बनाते थे। तो वो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, और अगर आप चाहते हैं कि मतलब उसकी फ़न तामीर को देखें तो आप मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्रीज़ में देख सकते हैं उनकी फ़न तामीर। सऊदी अरबिया में अभी भी मौजूद हैं उनकी फ़न तामीर जो थी, मतलब वो किस तरह जो है पहाड़ों से मकानात बनाते थे, पहाड़ों में मकानात बनाते थे, अभी भी मौजूद है उनके निशानात। तो बहुत ज़्यादा स्किलफुल थे, और वो जो है मकानात तो मुख्तलिफ़ किस्म के डैम भी बनाते थे। तो ये तो जी एक जनरल सी बात। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो सिविलाइजेशन आती है वो थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट, मिस्र। सिविलाइजेशन उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा साइंस में तरक्की की। किस तरह के जो पिरामिड है, उन्होंने पिरामिड को बनाया था, पिरामिड्स। इसमें यूज़ किया था पुली और रैंप का, ये मशीनरी थी, इसका यूज़ किया था। इसके अलावा ये जो है एग्रीकल्चर में भी आगे थे, मतलब एग्रीकल्चर में भी ये लोग क्योंकि एग्रीकल्चर उनका ज़रिए माश था, तो इसमें भी ये जो है हर चीज़ को जो है इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये लोग मतलब ये टाइम का अंदाज़ा लगा रहे थे, शेडो, चीज़ों के शेडो से, सायों से ये टाइम का अंदाज़ा लगा रहे थे, और उन्होंने इसके लिए एक घड़ी भी बनाई थी। मतलब ये कहते थे कि सन जो है वो ज़मीन के गिर्द घूमता है, तो इस वजह से चीज़ों के शेडो जो है वो तब्दील होते हैं, और ये इससे अंदाज़ा लगा रहे थे टाइम का। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल बनाए थे चीज़ों के लिए, मतलब नंबर्स के लिए मुख्तलिफ़ नंबर्स के लिए मुख्तलिफ़ सिंबल बनाए थे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के सिंबल बनाए थे। तो ये था मतलब इजिप्शियन जो सिविलाइजेशन थी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, उसमें जो है ये साइंस जो है इतनी तरक्की कर गया। इसके बाद आता है ग्रीक, जिसे यूनानी सिविलाइजेशन कहा जाता है, ग्रीक सिविलाइजेशन। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो था वो पिथागोरस था, पिथागोरस साइंटिस्ट, उन्होंने जो पिथागोरस थ्योरम दिया, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। पिथागोरस थ्योरम आज भी यूज़ हो रहा है। पिथागोरस ने क्या किया, एक थ्योरम दिया। पिथागोरस थ्योरम उन्होंने दिया कि किसी भी दो साइड के लेंथ को अगर आप इसका स्क्वायर लोगे, इसको जमा करोगे तो तीसरी साइड के बराबर आएगा।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था और जो है आजकल भी यूज़ हो रहा है। इसके बाद जो है यूक्लिड आ गया और उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के थ्योरम बनाए और मुख्तलिफ़ मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा काम किया। और आजकल भी अगर मैं आपको बताऊं तो क्लास 9-10 के जो थ्योरम्स है इसमें मौजूद है, उनके अभी भी जो है वो यूज़ हो रहे हैं वो थ्योरम। इसके अलावा यूक्लिड और यूक्लिड के बाद जो है यूक्लिड के बाद आर्चिमीडियस आ गया और आर्चिमीडियस ने भी जो है बॉइंट फोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बातें की कि किस तरह मतलब कोई चीज़ जो है वो मतलब में डूबती है और जब इसके सरफेस एरिया ज़्यादा करोगे तो इस पर जो है बॉइंट फोर्स कम होगी और इस तरह जब ज़्यादा सरफेस होगी तो इस पर बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगा और ये नहीं डूबेगा। मतलब इस तरह बातें उन्होंने बॉइंट फोर्स के रिलेटेड किए। तो ये तय ग्रीक सिविलाइजेशन में इस तरह बहुत ही काम हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्टली सिर्फ मतलब शॉर्टली डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा फिर इसके बाद शुरू होता है मतलब इसके बाद जो है अरब दौर जिसे कहा जाता है और मुस्लिम पीरियड भी कहा जाता है इसको और अल्केमिस्ट पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट भी कहा जाता है, पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट भी इसको कहा जाता है। ये 1000 साल जो है आई थिंक 600 से लेके 1600 तक 1000 साल ये पीरियड रहा और इसमें साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की। साइंस जो है मैं आपको बताऊँ एक बात यहाँ पर मैं ऐड करूँ कि साइंस का वर्ड जो है वे 1833 में जो है पहली मरतबा सामने आया था, 1833 में। इससे पहले लोग जो है कहते थे इसको क्या, इसको जो है नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से जानते थे, नेचुरल फ़िलासफ़ी। और जो साइंटिस्ट है इसको नेचुरल फ़िलासफ़र कहते थे। एटीन 1833 से पहले कोई साइंस का नाम नहीं था। मैं जो बार बार साइंस कह रहा हूँ आई मीन कि ये नेचुरल फ़िलासफ़ी, लोग इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी से जो है जानते थे, नेचुरल फ़िलासफ़ी के नाम से जो है इसे जानते थे, लोग इसको नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। 1833 में के बाद जो है साइंस का वर्ड जो है वो सामने आ गया। तो यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा था कि इसको पीरियड ऑफ अल्केमिस्ट भी कहा जाता है, जो कि 1600 तक आई मीन के 600 से लेके 1600 तक ये पीरियड रहा और इसमें साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया। किस तरह के मुस्लिम साइंटिस्ट, अगर हम एक मिसाल ले लें जाबिर बिन हयान की, जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, जाबिर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है इसको, फादर ऑफ केमिस्ट्री इसको कहा जाता है। इसने जो है केमिस्ट्री के बहुत सारे प्रोसेस को डेवलप किए, लाइक एवापोरेशन, लाइक डिस्टिलेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन जैसे प्रोसेस ने इन्वेंट किए। इसके अलावा इसने बहुत ज़्यादा लैब इक्विपमेंट बनाए, लाइक फ्लास्क, कंटेनर हो गया। और इसके अलावा इसने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी बनाया था, सोप फार्मेशन भी की थी। इस तरह बहुत ज़्यादा और भी काम किए थे, तो इसलिए इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक दूसरे साइंटिस्ट की, अल-राज़ी की, तो कहा जाता है कि ये जो है एक फ़िज़िशियन और केमिस्ट था, फिज़िसिस्ट और केमिस्ट था। तो इसने जो है 26 बुक्स लिखे थे। इसमें जो फेमस बुक था वो अल-असरार, 26 बुक्स लिखे थे इसने और अल-असरार जो है इसका फेमस बुक था। इसमें इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड के बारे में बात की थी। तो इसके अलावा अगर हम एक और साइंटिस्ट की बात करें मुस्लिम साइंटिस्ट की, तो अल-बेरूनी एक साइंटिस्ट था जिन्होंने जियोलॉजी, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा काम किया। उन्होंने कहा जाता है कि इसने जो है रेडियस ऑफ अर्थ को जो है फाइंड आउट किया था और इसकी मदद से फिर खाना काबा की डायरेक्शन को भी फाइंड आउट किया था, क्योंकि ज़मीन गोल है तो खाना काबा की डायरेक्शन फाइंड आउट करना एक बहुत बड़ा मसला था, तो इसने जो है वो भी फाइंड आउट किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें इब्न सीना की, इब्न सीना इसने बहुत ज़्यादा काम किया था, केमिस्ट्री में भी काम किया था और इस तरह बायोलॉजी, मेडिसिन के फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम किया था। एनाटमी के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया था। एनाटमी, हॉर्स एनाटमी को उन्होंने जो है बातें की थी। इसके अलावा ह्यूमन एनाटमी के बारे में बहुत काम किया था। इसके अलावा कहा जाता है कि इसने 100 से मोर देन 100 बुक्स लिखे थे जो सालों तक यूरोप में पढ़ाए जाते रहे। और इसके अलावा
अगर हम बात करें तो मुस्लिम पीरियड में फ़ार्मेसी में बहुत ज़्यादा साइंस तरक्की कर गया कि फ़ार्मेसी में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसिन, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग्स वगैरह ये लोग बनाते थे, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात बनाते थे। इसके अलावा एक साइंटिस्ट है जिसका नाम मेरे ज़हन से अब अभी निकल गया, वो जो इसने जो है 200 से ज़्यादा सर्जरी के इक्विपमेंट बनाए थे। तो ये था मुस्लिम दौर, इसमें जो है बहुत ज़्यादा साइंस तरक्की कर गया। और इसके अलावा हम डायरेक्टली आते हैं गैलीलियो जो साइंटिस्ट था, गैलीलियो, इसने जो है लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात की। लॉ ऑफ मोशन के बारे में इसने बात की, लॉ ऑफ मोशन ऑफ ग्रेविटेशन के अगर आप एक हेवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट को एक साथ ज़मीन पर फॉल करोगे तो ये जो है ज़मीन को एक ही टाइम में पहुंचेगा। तो ये जो है ये बात भी फिर बाद में जो है प्रूफ हो गई और सच साबित हो गई। इसके अलावा हम डायरेक्टली आते हैं फिर लेविजियर और न्यूटन इसके बाद आ गया। न्यूटन ने जो है बहुत ज़्यादा काम किया ग्रेविटी के बारे में, मोशंस के बारे में, चीज़ों के मोशन के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया न्यूटन ने भी। इसके अलावा इसके बाद आता है लेविजियर और माइकल फेराडे और बहुत से साइंटिस्ट और भी। इसके बाद आता है आइंस्टाइन की। अगर हम डायरेक्टली बात करें आइंस्टाइन ने बहुत ज़्यादा काम किया किस के लिए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसने पेश की, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। और इसके अलावा E=mc², जिसे कहा जाता है E=mc², फेमस इक्वेशन जिससे हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इक्वेशन आइंस्टाइन ने दिया था। इसके बाद अगर हम डायरेक्टली बात करें स्टीफन हॉकिंग की, तो स्टीफन हॉकिंग ने भी ब्लैक होल के बारे में बहुत ज़्यादा, ब्लैक होल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की कि ब्लैक होल किस तरह होता है, क्या होता है ब्लैक होल्स में, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसेसेस और चीज़ों के बारे में हमें बताया। तो ये थे कुछ साइंटिस्ट और लिटिल बिट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ साइंस। क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि मतलब इसको हम कवर नहीं कर सकते 15 to 20 मिनट्स वीडियो में, तो ये कुछ टच था और बेसिक था। बेसिक के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में स्टडी करें तो आप गूगल से भी स्टडी कर सकते हैं, गूगल से भी आप को हेल्प मिल सकती है हिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अब बात करते हैं कुछ मॉडर्न साइंस के मुतालिक। तो मॉडर्न साइंस जो है 18th सेंचुरी के बाद लोगों ने हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया और इतना नॉलेज जमा हो गया, क्योंकि इसके लिए अपने इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए थे और साइंस में हर जो है बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट ऐसे आ गए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और इतना नॉलेज जमा हो गया कि इसको फिर स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड बन गया। तो इसको फर्दर जो है मॉडर्न साइंस को जो है फिर मॉडर्न साइंस को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। अगर हम यहाँ पर लेके तो मॉडर्न साइंस को ब्रॉडली जो है फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। नंबर फर्स्ट था बायोलॉजिकल साइंस और नंबर सेकंड था फिज़िकल साइंस। तो इन 2 कैटेगरीज में ब्रॉडली इसको डिवाइड कर दिया गया। बायोलॉजिकल साइंस डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड फिजिकल साइंस डील विद द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की जो कैटेगरी थी इसको जो है बायोलॉजिकल का नाम दिया गया और इसको जो है फिजिकल नॉन लिविंग थिंग्स को फिजिकल कैटेगरी में रखा गया। तो इसको फर्दर इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। क्योंकि तो बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी होती है और ज़ूलॉजी में एनिमल्स की। इनकी दोनों की जो है लाइफ साइकिल जो है, लाइफ प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, तो इसलिए दोनों लिविंग है लेकिन इसकी जो प्रोसेसेस है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, तो इसलिए इसको 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड कर दिया गया, लिविंग थिंग्स एंड दिस इज़ अबाउट नॉन लिविंग थिंग्स। फिज़िकल साइंस को फर्दर डिवाइड कर दिया गया, इसको जो है साइंस, नेचुरल साइंस में नेचुरल साइंस नेचुरल साइंस में हमारे साथ आता है केमिस्ट्री, फिज़िक्स, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रियोलॉजी।
ये 5 कैटेगरीज पे सब नेचुरल साइंस को डिवाइड कर दिया गया। केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, जियोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी एंड मेट्रोलॉजी में। केमिस्ट्री में हम जो है पढ़ते हैं कंपोजिशन ऑफ मैटर के बारे में और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसके अलावा इसको जो हम डिटेल में बात करेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह केमिस्ट्री के। फिज़िक्स में जो है हम एनर्जी और मैटर के बारे में बात करते हैं और इसकी म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है इसके बारे में बात करते हैं। इस तरह जियोलॉजी में अर्थ रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, इस तरह एस्ट्रोनॉमी में स्काई, गैलेक्सीज़ वगैरह, स्टार्स वगैरह के बारे में जितनी होती है वो एस्ट्रोनॉमी में डिस्कस होती है, स्पेस। और मेट्रोलॉजी में वेदर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो इसको जो है किसी भी चीज़ को जब मतलब डिवाइड कर दिया जाता है टाइप्स में और कैटेगरीज़ में, तो इसकी जो स्टडी है वो आसान बन जाती है। इसके अलावा फिज़िकल साइंस को एक और कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था, वो था फार्मल साइंस। फार्मल साइंस में क्या था कि फार्मल साइंस में ये था कि फार्मल साइंस में हमारे साथ जो है लॉजिक, मैथमेटिक्स एंड थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा जो तीसरी इसकी कैटेगरी थी वो थी सोशियोलॉजी, सोशल साइंस। सोशल साइंस इसमें फर्दर सोशियोलॉजी, इकोनॉमी और इसके अलावा साइकोलॉजी, ये तीनों इसमें फर्दर जो है फिर डिस्कस होते हैं, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी एंड साइकोलॉजी। इसके अलावा अगर हमने पढ़े फिज़िकल साइंस, इसमें नेचुरल साइंस है, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी, ये चीज़ें जो है हम इसमें पढ़ते हैं। फिर इसके बाद जो है दूसरे नंबर पर फार्मल साइंस है, लॉजिक, मैथमेटिक्स, थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस है, इसके सब ब्रांचेज है। और सोशल साइंस जो है सोशियोलॉजी, इकोनॉमी एंड साइकोलॉजी, ये क्या है, सोशल साइंस के सब ब्रांचेज है। ये चीज़ें जब डिवाइड होती है ब्रांचेज में तो इसकी स्टडी करना फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए इसको जो है सब डिवाइड कर दिया गया है, इन चीज़ों को फर्दर डिवाइड कर दिया गया है। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें साइंस के मुतालिक जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किए। एंड इट्स द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 1 इंट्रो टू साइंस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद।